हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ में। दोस्तों, बात की जाए नाटकों की, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम जिंदगी में बहुत सारी चीजें नाटकों से सीखते हैं। नाटकों की बात की जाए तो सिर्फ वो एक स्टोरी, एक कथानक नहीं होता, सिर्फ एक कथा वस्तु नहीं होती। नाटकों से हम सीखते हैं कि जिंदगी को जीने के तरीके क्या हैं। हमें पता चलता है कि खुद को संपूर्ण तरीके से एक्सप्रेस कैसे किया जाए, समझ में आता है। बात की जाए नाटकों की नाटकीयता की, तो कई बार बहुत सारे संदर्भ छिपे होते हैं। जैसे आज हम जब स्कंदगुप्त नाटक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, तो स्कंदगुप्त में बहुत सारे संदर्भ छिपे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो अमूमन आपको सामान्य नाटकों में न दिखे। जैसे मैं एक बात बताऊं, हम लोग छायावाद की बात करते हैं। छायावाद के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी का यह नाटक है। छायावाद में अक्सर एक विशेष प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि लिखा कुछ जा रहा होता है और निशाना कुछ और होता है। राम की शक्ति पूजा की बात कर लें, कामायनी की बात कर लें, बहुत सारे विद्वानों ने इनके बहुत सारे अर्थ निकाले हैं, बहुत सारे प्रतीकों को निकाला है। उनमें से एक प्रतीक यह है कि भले लिखा जा रहा हो किसी भी देश काल के लिए, पर यह भारतीय जनता को, जो भारत की जनता है, उसको एक संदेश है। भारतीय जनता को एक संदेश है कि आप कैसे अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। राम की शक्ति पूजा में भी हमने ही देखा था, स्कंदगुप्त नाटक में भी हम यही देखेंगे। आज हम स्कंदगुप्त के सभी पात्रों के बारे में, उसके बारे में विभिन्न विद्वानों की समीक्षा के बारे में, और साथ में हम बात करेंगे सभी जो 5 अंक हैं, और हर अंक में लगभग 6 से 7 जो दृश्य हैं, हम हर चीज को देखेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि आज के इस वीडियो में स्कंदगुप्त से जुड़े हर डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और इससे ज्यादा डाउट अगर आपको क्लियर करने हैं तो आप हिंदी लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य के बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य के बैच से जुड़ने की जो लास्ट ये डेट है 26 फरवरी, यानी कि इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो ये बैच ऑफिशियली शुरू हो चुका है, पर ये एक्चुअल शुरू होगा 6 से 7 मार्च के अराउंड। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम के द्वारा, मेल के द्वारा कहा था कि सर इस बैच को थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए। तो यस, आई एम एक्सटेंडिंग दिस बैच, और ये लगभग 10 मार्च तक इसमें एडमिशन हो गए। तो आप परेशान ना होइए। इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो स्टडी IQ में लर्निंग फेस्ट चल रहा है, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा, वो मैं बाद में आपको बता भी दूंगा। शुरू करते हैं स्कंदगुप्त को। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का नाटक है स्कंदगुप्त, इसे जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक, मैं पहले भी बता चुका हूं, 1928 में 3 नाटक हैं। 1880 का भारत दुर्दशा, 1928 का स्कंदगुप्त, और 1858 का आषाढ़ का एक दिन। ये तीनों बड़े ही शानदार नाटक है और ये तीनों यूपीएससी के सिलेबस में है। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक में गुप्त वंश के 455 से लेकर 466, ये जो 11 वर्ष का इतिहास है ना, जब हूणों का आक्रमण हुआ था, बेसिकली उसको पोर्ट्रे किया है यहां पे जयशंकर प्रसाद ने। तो गुप्तकालीन संस्कृति, इतिहास, राजनीति, संघर्ष, पारिवारिक कला एवं षड्यंत्रों का वर्णन किया है। स्कंदगुप्त हूणों के आक्रमण यानी 455 से लेकर हूणों के युद्ध समाप्ति यानी कि 466 ईस्वी तक की कहानी है। गुप्त राजवंश का समय 275 से लेकर 540 ईसा पूर्व तक, ईस्वी तक था, माफ करना। कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप फ्लो में रहते हो, बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, तो ईस्वी ईसा पूर्व कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये ईसा है, ठीक है, ये मतलब ईस्वी है। ये नाटक देशभक्त, वीर साहसी, प्रेमी स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित ऐतिहासिक नाट्य कृति है। और जब इसका अंत होता है, जब आपको स्कंदगुप्त की आंखों में आंसू दिखता है, जब देवसेना का वो चरित्र दिखता है जिसको देख के ये और भावुक हो जाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में ये क्या कहना चाह रहे हैं। अभी तो हम बहुत सारे विद्वानों की राय भी देखेंगे कि इस पे विद्वानों ने क्या कहा है, उनके हिसाब से इस नाटक का उद्देश्य क्या है, यह भी हम यहां पे समझेंगे। ठीक है, नाटक का आरंभ स्कंदगुप्त के इस कथन से होता है। बड़ा फेमस कथन है ये कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अधिकार का सुख, किसी पे संपूर्ण अधिकार करने का सुख कितना मादक और कितना सारहीन है। दोनों चीजें, अप एंड डाउन, दोनों एक ही सेंटेंस में दिख जाता है आपको। तो इस पे ही हम लोग बात करेंगे। ठीक है, स्कंदगुप्त के इतिहास की बात कर ली जाए तो भारत में 3वीं से 5वीं शताब्दी तक राज करने वाले गुप्त वंश के शासक थे। कुछ लोगों का मानना है कि ये 8वें और अंतिम महान शासक थे। स्कंदगुप्त जितने सालों तक अशासन किए, उतने ही वर्षों के मध्य एशिया के कबीलाई हूणों से लड़ाई भी लड़े और वे जीते भी। यह कहा जाता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में जनता में कोई विद्रोह नहीं हुआ था। देखिए, स्कंदगुप्त की वीरता को लेकर बहुत से आपको तुलनाएं भी दिखती हैं। सिकंदर से लेकर पोरस तक बहुत सारी तुलनाएं दिखती हैं।
तो स्कंदगुप्त का जो इतिहास में चरित्र है, जो इतिहास में हम पढ़ते हैं, वो तो अपने आप में सशक्त है ही। जब हम इस नाटक में पढ़ते हैं तो भी हम स्कंदगुप्त के उसी चरित्र से रूबरू हो पाएंगे। ठीक है, न विद्रोह हुआ था, न ही कोई व्यक्ति बेघर हुआ था। वे बहुत ही संयमी तरीके से शासन कार्य करते थे। अपने कुशल नेतृत्व व योग्यता के बदौलत ही स्कंदगुप्त ने हूणों और पुष्यमित्रों को लड़ाई में पराजित किया था, जिसके कारण उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। गुप्त साम्राज्य की जब बात करते हैं तो भारत के प्राचीन इतिहास का एक बड़ा वर्ष इनके शासनकाल में आता है, जहां पे आप स्कंदगुप्त की बात करते हैं, समुद्रगुप्त की बात करते हैं, आप बात करते हैं चंद्रगुप्त की बात करते हैं, आप कुमारगुप्त की बात करते हैं। बहुत सारे शासक आते हैं और उनके शासनकाल में निश्चित तौर पे भारत अपने टॉप पे था। हालांकि समाज को लेके कुछ बातें यादृच्छा देखने को मिलती हैं कि समाज में स्थिति उतनी, है ना, अच्छी नहीं थी। समाज में कुरीतियां थी। पर देखो, प्राचीन भारत की अगर स्थिति देखो, मध्यकालीन भारत की स्थिति देखो, तो कुरीतियां तो थी ही। आज भी भारत में बहुधा कुरीतियां देखने को मिलती हैं, यहां पे भी आपको देखने को मिलती हैं। उद्देश्य क्या है? हम एक बहुत सारे पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि वास्तविकता में इस नाटक का उद्देश्य क्या है। ठीक है, वास्तविकता में इस नाटक का उद्देश्य क्या है? बाहरी लोगों से लड़ने के पश्चात विजयी होने पर सांस्कृतिक विजय, पहला उद्देश्य ये समझ में आता है। दूसरा क्या है? गुप्त साम्राज्य जब बिखर रहा था, उस अवसर पर स्कंदगुप्त के रूप में एक वीर नायक का आना, इसके द्वारा अंग्रेजों के द्वारा जो पराधीन भारत था, तत्कालीन समाज को एक रास्ता दिखाना। क्योंकि छायावाद के समय जो पद्य लिखा गया और जो गद्य लिखा गया, दोनों में प्रतीकात्मकता है। प्रतीकात्मकता का मतलब क्या कि शायद इमेज यहां पे है पर उसका शैडो यहां पे बन रहा है, मतलब कहानी यहां पे कही जा रही है पर उसका असर कहीं और हो रहा है। यहां पे भी वही चीज देखने को मिलती है स्कंदगुप्त में। ये ध्यान रखना। आप छायावाद पद्य में अगर देखा जाए तो मैं कहता हूं कि लगभग 1918 से लेकर 1936, और नाटकों में जो प्रसाद युगीन नाटक थे, यानी लगभग 1920 से लेकर 1916 तक, यहां पे आपको छायावाद का विस्तृत स्वर सुनाई पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टर बच्चन ने क्या कहा कि वास्तविकता तो यह है कि वे वर्तमान में अपने समसामयिक समस्याओं के बिंदु से अतीत को देखते हैं और भविष्य को परिकल्पित करते हैं। अतीत, वर्तमान और भविष्य के लिए उनके लिए अखंड, एक कालिक और अविभाज्य। एक कालिक मतलब एक काल तक, ठीक है, और अविभाज्य। किसकी बात करते हैं? ये बात कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद साहब की। ठीक है, दशरथ ओझा के शब्द में क्या कह सकते हैं? इस नाटक में मनुष्य को पूर्णता पर पहुंचने का एक मार्ग दिखाया गया है, जिसे भागवत धर्म कहते हैं। पूर्णता पर पहुंचने का एक मार्ग दिखाया गया है, जिसे क्या कहते हैं? भागवत धर्म कहते हैं। हमारा एक मनुष्य होने के नाते उद्देश्य क्या है? कहां तक पहुंचना है? ठीक है, कहां तक हमें पहुंचना चाहिए और कहां तक हमारा भविष्य पहुंचेगा, इन सब चीजों को अगर हम कैलकुलेट करके चलें और फिर उसी हिसाब से समाज में जब हम बिहेव करते हैं, तो हमें पता चलता है कि समाज किधर जाएगा, हम किधर जाएंगे, हम किधर ले जाएंगे। ठीक है, प्रोफेसर वासुदेव ने क्या कहा? प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास के इन गौरवपूर्ण पृष्ठों को नाटक का रूप केवल इसलिए नहीं दिया कि वह इसके माध्यम से अतीतकालीन भारतीय संस्कृति का गुणगान करना चाहते थे, अपितु उन्होंने अतीत के माध्यम से वर्तमान का अध्ययन किया है, समसामयिक समस्याओं को उठाया है और उसका समाधान प्रस्तुत किया है, तथा अनागत के लिए संदेश भी दिया है। जो अभी तक आया नहीं, अनागत, उसके लिए भी क्या है? संदेश दिया। जो आने वाला है, जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, उसको बताया है कि कैसे तुम सही रास्ते पे आ सकते हो। ठीक है, नाटक रचना के प्रयोजन के संबंध में खुद जयशंकर प्रसाद जी ने क्या लिखा है भूमिका में? इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं की दिग्दर्शन कराना है, जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का प्रयत्न किया। देखो, हम जब मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इथिक्स जब भी पढ़ाता हूं तो मैं एक बात पे हमेशा फोकस करता हूं, हमेशा उस बात को समझाता हूं कि देखो यार, इतिहास पढ़ने का एक विशेष कारण है। हमें पता चलता है कि पूर्वार्ध में कौन सी गलतियां हुई, कहां पे हम बेहतर कर सकते थे, कहां पे हम कमजोर हो गए। इन सभी चीजों को समझने के लिए जो सबसे अच्छी, बेहतर, सशक्त चीज है वो इतिहास। तो इतिहास से हम बहुत कुछ सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। आज भी तुम देखो तो किसी देश के साथ हमारे जो रिश्ते हैं, अगर हम इतिहास के नजरिए से देखें तो हमको समझ में आता है कि कहां पे सुधार करना चाहिए, कहां पे और हम बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और कहां पे हमें थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए या कहां पे हमें छोड़ देना चाहिए। ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। ठीक है,
नाटक की ऐतिहासिकता की बात कर ले तो कथा वस्तु के आधार पर प्रसाद जी के शब्दों में क्या, पात्रों की ऐतिहासिकता के विरुद्ध चरित्र की दृष्टि जहां तक संभव हो सकी है वहां तक होने दिया गया है। फिर भी कल्पना का अवलंब तो लेना ही पड़ेगा। देखो बिना कल्पना के तो नाटकों में जो हम कहते हैं ना कि लिबर्टी होती है, जो स्वतंत्रता मिलती है, नाट्य स्वतंत्रता मिलती है, वो नहीं मिल पाएगी। ठीक है, केवल घटना की परंपरा ठीक करने के लिए, ठीक है, उनके अनुसार उन्होंने कल्पना का सहारा उतना ही लिया है जिससे कहानी को आगे बढ़ाया जा सके। सारे विद्वान भी इससे सहमत है, ये होना भी चाहिए। ठीक है, देखो यार, नाटकीयता में किसी नाटक को और ऐतिहासिक नाटक को वास्तविक रूप से परिलक्षित करने के लिए आपको थोड़ा बहुत सिनेमैटिक लिबर्टी जिसे कहते हैं वो तो लेनी पड़ेगी ना, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। कुछ चीजों पे आपको अपने टेक लेने पड़ेंगे, लेकिन आपको ये जरूर देखना रहेगा कि वो ऐतिहासिकता का जो क्रम है ना वो न टूटे। यहां पे वो दिखता है, ठीक है, कि टूटता नहीं। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं, उनके यानी कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों में पौराणिक युग के जन्मेजय का नाग यज्ञ बहुत शानदार, जरूर पढ़ना है इसको आप लोग, से लेकर हर्षवर्धन युग यानी राजश्री तक के भारतीय इतिहास की गौरवमयी झांकी देखने को मिलती है। जन्मेजय का नाग यज्ञ अगर समय मिलेगा तो जरूर पढ़ना। ठीक है, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के शब्दों में वो क्या कहते हैं, प्रसाद के नाटक ऐतिहासिक तथ्यों की रक्षा करते हुए भी सांस्कृतिक वातावरण उपस्थित करने में पूर्णतः सफल है। ठीक है, राष्ट्रीय चेतना सर्वत्र देखी जा सकती है। तो बेसिकली ये जो शब्द है ना जिसको हम कह रहे हैं राष्ट्रीय चेतना, यही वो चीज है जिसपे मुझे लगता है कि हमें ध्यान देना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, शुक्ल जी क्या कहते हैं, आचार्य शुक्ल जी, हमारे वर्तमान नाटक क्षेत्र में डॉक्टर नाटककार बहुत ऊंचे स्थान पर दिखाई पड़े। स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी और श्री हरिकृष्ण प्रेमी दोनों की दृष्टि में ऐतिहासिक काल की ओर रही है। प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर चुना। ठीक है, प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ है और प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन श्रेष्ठ है। प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ है और प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन। और देखिए, जब मैं कहानियों के बारे में बताता हूं तो जब हम प्रेमचंद युगीन कहानियों की बात करते हैं, उससे जस्ट पहले जब यह डिस्कशन हो रहा था कि कौन सी कहानी पहली है, उसमें प्रेमी जी का नाम आता है, प्रेमी जी की कहानियां भी आती हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब इतिहास को पढ़िए, खासकर साहित्य के इतिहास को, तो समग्र रूप से पढ़िए। ठीक है, डॉक्टर बच्चन के शब्दों में क्या, उन्होंने कहा, जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक परंपरा और नए जातीय जीवन की जो प्रतोष्ठ की है, उससे हमारी अस्मिता को एक सर्जनात्मक आकार मिला है। जो हमारी अस्मिता है, देश की जो अस्मिता है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसको क्या मिला है, सृजनात्मक या सर्जनात्मक आकार मिला है। ठीक, ये चीजें यहां पे देखने को मिलती है। पात्रों के आधार पर देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद के शब्दों में स्कंदगुप्त विक्रमादित्य होना प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता है। मात्रगुप्त, कालिदास और धातुसेन को भी साक्ष्यों के आधार पर जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक पात्र माना है। भीमवर्मा, चक्रपाणी, पर्णदत्त, शर्वानग, पृथ्वीसेन, खिंगिल, प्रख्यात कीर्ति, भीमवर्मा, गोविंद गुप्त आदि सभी ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने केवल 2 पात्रों को कल्पित माना है, इसमें से प्रपंच बुद्धि और मुद्गल है। स्त्री पात्रों में स्कंद की जननी का नाम मैंने देवकी रखा है। खुद ये बता देते हैं कि कौन से ऐतिहासिक पात्र है, कौन से ऐतिहासिक नहीं है, और किसकी ऐतिहासिकता कहां तक है, किसकी ऐतिहासिकता कहां तक है, ये भी इन्होंने बताया है। ठीक है, स्कंदगुप्त के एक शिलालेख में क्या है, हतरी पूर्व कृष्णो देवकी मभ्युपेत। ठीक है, टफ है भाई, टफ है। ठीक है, मिलता है, संभव है कि स्कंद की माता का नाम देवकी से ही कवि को यह उपमा सूझी होगी। अनंत देवी का तो स्पष्ट उल्लेख पुटगुप्त की माता के रूप में मिलता है। यही पुरगुप्त होगा, ये पुटगुप्त नहीं, ये पुरगुप्त है। यही पुरगुप्त स्कंदगुप्त के बाद शासक हुआ है। देवसेना और जयमाला वास्तविकता और काल्पनिक पात्र दोनों हो सकते हैं। विजय, कमला, रामा और मालिनी जैसे दूसरी नामधारी स्त्री की भी उस काल में संभावना है, तब भी ये कल्पित है। कहानी भी ऐतिहासिक पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। देखो यार, मैं हमेशा हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब किसी नाटक को पढ़िए, उपन्यास को पढ़िए, कहानी को पढ़िए, तो सिर्फ नाम सुन के पलट मत दीजिए, पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, सारांश की तरफ मत जाइए, डिटेल में पढ़िए। ये मेरा एक प्रयास है कि आप इसके द्वारा समझ सकें और फिर आप किताब खोलें और पढ़ें, इस नाटक को पढ़ें। ठीक है, हिंदी साहित्य के बैच के बारे में वही क्या कहते हैं, ये जो लर्निंग फेस्ट चले, ये तो खैर 28 फरवरी तक दिख रही है। 26 फरवरी से जो बैच है वो शुरू हो चुका है, लेकिन इस बैच में 10 मार्च तक एडमिशन होगा। ठीक है, 10 मार्च तक एडमिशन होगा, तो कोशिश ये करिए कि अगर आप बैच से जुड़ना चाहें तो जल्द कर दें, ताकि आप इस फेस्ट का लाभ उठा सकें। अभी बाद में डिटेल में इसमें बताऊंगा मैं। ठीक है, तो स्कंदगुप्त नाटक में कुल 5 अंक है, 5 अंक है, और लगभग हर अंक में आपको 6 से 7 दृश्य भी दिखेंगे। ठीक है, और 33 दृश्य हैं, तो 5 सते 35, तो लगभग कुछ में 6 है, कुछ में 7 दृश्य हैं। ठीक है,
ठीक है। और क्या है, गीतों की संख्या 17 है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं चंद्रगुप्त नाटक की बात करता हूं, उसका प्रेरणा गीत कितना फेमस हो गया ना, कि हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो ये अपने नाटकों में गीतों को जरूर रखते थे, और जब सांस्कृतिक नाटक है तो उस प्रकार के गीतों को जिससे वास्तविकता में ऊर्जा मिले। स्कंदगुप्त के साथ भी यही चीज है। ठीक है, प्रथम अंक में 7 है, दूसरे अंक में 7 दृश्य है, तीसरे अंक में 6 दृश्य है, चौथे अंक में 7 दृश्य है, और पांचवें अंक में भी 6 दृश्य है। तो 2 में 6 है, बाकी सब में 7 दृश्य है, यानी कि तीसरे और पांचवें में 6 है, बाकी सब में 7 दृश्य है। ठीक है, प्रमुख पात्रों को देख लेते हैं। पुरुष पात्र कौन कौन से? स्कंदगुप्त, जो खुद मतलब मेन किरदार है। युवराज विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त नाटक देश प्रेमी, नीतिज्ञ, स्वाभिमानी, वीर योद्धा और स्त्रियों का सम्मान करता है। कुमारगुप्त मगध का सम्राट और महादंड नायक। गोविंदगुप्त कुमार का भाई। पर्णदत्त मगध का महानायक। चक्रपालित पर्णदत्त का पुत्र है। बंधुवर्मा मालव का राजा है। भीमवर्मा बंधुवर्मा का भाई है। मातृगुप्त काव्यकर्ता कालिदास, जिनको कहा गया प्रपंच बुद्धि बौद्ध कापालिक। शर्वनाग अंतर्वेद की विषय थी, इसकी भाषा भी थोड़ी टफ होगी दिव्या उपन्यास की तरफ। कुमारदास धातुसेन सिंहल का राजकुमार। पुरगुप्त कुमारगुप्त का छोटा भाई। भट्टारक या भट्टारक दोनों आपको दिखता है, मैं कई जगहों पे लोगों ने इसको भट्टारक होने पे दिया, मैं भट्टारक की बात लिख भी दे रहा हूं, या कई जगह पर ना ये ऐसा लिखा रहता है भट्टारक, परम भट्टारक, इस प्रकार से। ठीक है, पृथ्वीसेन मंत्री कुमारमात्य। खिंगिल ये हूण आक्रमणकारी है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, मुदगल ये विदूषक है। तो मुदगल और प्रपंच बुद्धि ये दो ऐसे पात्र हैं कि जिनको खुद प्रसाद जी ने माना है कि ये काल्पनिक है। ठीक है, प्रख्यात कीर्ति लंका राजकुल का श्रमण, महाबोधि विहार, स्थविर महाप्रतिहार, महादंड नायक, नंदीग्राम का दंड नायक, प्रहरी सैनिक आदि, ये सारे बाकी चीजें हैं। कुछ स्त्री पात्रों को भी देख लेते हैं। देवकी कुमारगुप्त की बड़ी रानी, स्कंद की माता। अनंत देवी कुमारगुप्त की छोटी रानी, पुरगुप्त की माता। जयमाला बंधुवर्मा की स्त्री, मालव की जो रानी है। देवसेना ये बंधुवर्मा की बहन है, और देवशर्मा और जो स्कंदगुप्त का अंतिम सीन है वो देखने लायक भी है। ठीक है, विजया मालव के धन कुबेर की कन्या है। भट्टारक की जननी है कमला। रामा है शर्वनाग की स्त्री, और मालिनी है मातृगुप्त की प्रणयनी सखी यानी दासी इत्यादि। ठीक है, गीतों की संख्या 17 है, पहले बता चुका हूं। देवसेना के 5 गीत हैं, विजया के 2 गीत हैं, नर्तकियों के 2 गीत हैं। जो लोग यूजीसी नेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी इससे बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, नेपथ्य से 2 गीत हैं। देवसेना के सखी का यह 1 गीत है, बाकी देख लीजिएगा इसमें। ये पीडीएफ में अपने ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मैं कभी कभी भूल जाता हूं, हालांकि आप मुझे @विकास लाइव पे मैसेज करके कि सर अपलोड कर दीजिए, कर दूंगा। कभी कभी ध्यान से उतर जाता है क्योंकि व्यस्तताएं बहुत रहती हैं। ठीक है, नाटक में पात्रों के 3 प्रकार भी हैं। देव पात्र कौन कौन है? स्कंदगुप्त, देवसेना, पर्णगुप्त, बंधुवर्मा। दानव पात्र कौन है? भट्टारक, प्रपंच बोधि, अनंत देवी और विजया। और मानव पात्र कौन है? शर्वनाग और जयमाला। ये मानव पात्र है, तो इसको भी देखते चलिएगा। हर चीज मैंने क्लियर कट लिख दी है यहाँ पे, तो आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। नाटक की कथा वस्तु, पहला अंक जो है, टोटल 5 अंक मैं बता दूं। ठीक है, मैं दृश्य इसमें जो है उसकी बात नहीं करूंगा, मैं अंकों को पढ़ता जाऊंगा। दृश्यों की डिटेल आपको चाहिए होगी तो आप मेरे टेलीग्राम पे आ जाइएगा। मतलब हालांकि इसमें लिखा हुआ है, ये आपको मिल जाएगा एज इट इज। मैं स्क्रीन को रोक दूंगा, आप रोक के पढ़ लीजिएगा या पॉज करके पढ़ लीजिएगा, पर डिटेल पीडीएफ आपको मेरे ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, पहला अंक क्या है? इस अंक में गुप्त साम्राज्य में जो आंतरिक विद्रोह को दिखाया गया है, कुमारगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य की शांति व्यवस्था में अशांति होते हुए दिखाया गया है। सम्राट की यानी कि कुमारगुप्त की योग्यता, वीरसेन की असमय मृत्यु और विदेशियों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य में प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में स्कंदगुप्त का कर्तव्य स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। पारिवारिक विद्रोह की शांति और आर्यावर्त के गौरव की रक्षा उसका प्रथम कर्तव्य बन जाता है। इसी समय पुरगुप्त, भट्टारक और अनंत देवी की षड्यंत्रपूर्ण योजना से सम्राट की मौत हो जाती है। कुमारगुप्त की बात हो रही है। ठीक है, सम्राट की मौत हो जाती है। साम्राज्य के परम शुभ चिंतक पृथ्वीसेन, महाप्रतिहार और दंड नायक आत्महत्या कर लेते हैं। सीरियस सीन है वहां पे। ठीक है, और ऐसी स्थिति में स्कंदगुप्त विचलित हो जाता है, फिर भी लक्ष्य प्राप्ति करने की दिशा में वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर जुट जाता है। कौन? स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त की मृत्यु हो चुकी है, जो उनके खिलाफ षड्यंत्रकारी हैं वो सफल हो जाते हैं। जो उनके क्लोज लोग थे, कुमारगुप्त के क्लोज और बड़े सम्मानजनक लोग थे, वे सभी वहां पे खुद को मार लेते हैं। 7 दृश्य हैं, देख सकते हैं आप, इसको पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए लास्ट जो इसका दृश्य है, अवंती दुर्ग में देवसेना, विजय और जयमाला फिर बंधुवर्मा का आक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर चिंता करते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको पॉज करके पढ़ लीजिए।
पीडीएफ मेरे ग्रुप में मिल जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा अंक है, दूसरे अंक में स्कंदगुप्त अपने लक्ष्य के लिए प्रयासरत होता है, परंतु उसके सामने दो समस्याएं होती हैं। क्या? एक गृह संघर्ष और दूसरा बाहरी आक्रमण। गृह संघर्ष चल रहा था, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, षड्यंत्र से जो कुमारगुप्त को मार दिया गया, से देश के। और बाहरी आक्रमण क्या है? जो दूसरा जो बाहरी आक्रमण क्या है? जो हूणों का आक्रमण है, ठीक है। तो देश की रक्षा करना। गृह संघर्ष का पता अनंत देवी और भट्टार के षड्यंत्र से चलता है। इसी अंक में वे दोनों देवकी की हत्या का षड्यंत्र रचते हैं। उसी समय स्कंदगुप्त कुसुमपुर पर पहुंचकर पहले अपनी माता की रक्षा करता है, इसके बाद दुश्मनों से सामना करने के लिए वह अपनी सारी सैन्य शक्ति को एकजुट करके राज्य प्राप्त करने में सफल सिद्ध होता है। उसे राज्य की प्राप्ति होती है, दूसरी ओर उसे दुश्मनों के सामने बंदी बना के लाया जाता है। दुश्मनों के सामने दूसरी ओर उसे दुश्मनों के सामने बंदी बना के लाया जाता है। दूसरे अंक में भी 7 दृश्य हैं, आप देख लीजिएगा, और ये मैं पॉज करके उसको देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे लास्ट में उसके लिंक भी दे दूंगा, @official विकास करके आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। तीसरा अंक है, इस अंक में भट्टार्क प्रपंच बुद्धि और अनंत देवी के षड्यंत्र का सामना करके स्कंदगुप्त और मातृगुप्त के द्वारा देवसेना की रक्षा करना, फिर पश्चिम उत्तर की सीमाओं से दुश्मनों को आक्रमण, भट्टार्क का धोखा देना, युद्ध भूमि में दुश्मनों से मिल जाना, भट्टार्क का मिल जाना, भट्टार्क को तत्पश्चात क्षमा कर देना आदि शामिल, क्षमा कर देते हैं भट्टार्क को। ये तीसरा अंक है, इसके जो 6 दृश्य हैं आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चौथा अंक क्या होता है? इस अंक के में विपरीत परिस्थितियों और षड्यंत्रों में अकेला ही जूझता हुआ दिखाया गया है, ठीक है, स्कंदगुप्त को। उसकी मां का स्वर्गवास, जीवन के दूसरे साधन में व्यस्तता, भट्टार के कारण तुझ और अनंत देवी में विरोध की स्थिति, सर्वनाग के प्रभाव से विजय का भी देश कल्याण की भावना से प्रेरित होकर क्रियाशील होना, देवकी की मृत्यु से भट्टार को भी बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है और वह संघर्ष से विमुख होकर रहने का संकल्प लेता है। प्रेम के क्षेत्र में भी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन, विजय का स्कंद से फिर आसक्त होकर हूणों से भयभीत देवसेना को सहायता करना, और अनेक प्रकार की उलझनों के बावजूद भी देवसेना के अनुराग के प्रति स्कंदगुप्त को सजग बताया जाता है। ये चौथा अंक है। यहाँ पे चौथे अंक में भी आपको देखेंगे 7 दृश्य दिखेंगे, टोटल 7 दृश्य चौथे अंक में भी है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। जो 5वां अंक है, इस अंक में भट्टार्क के दक्ष सैन्य संचालन के कारण विपक्ष का महत्वपूर्ण गढ़ बिखर जाता है, अनंत देवी और धर्मसंघों में विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरी ओर पर्णदत्त के सहयोग से स्कंदगुप्त को धनराशि की उपलब्धि, आर्यावर्त के गौरव की रक्षा, फिर रण क्षेत्र में ही पुरुगुप्त को रक्त का टीका लगाकर पारिवारिक अशांति पर विजय प्राप्त करना, और स्कंदगुप्त द्वारा सारे प्रयास सफल होते दिखाया जाता है। सामाजिक सफलता के रूप में सब कुछ पाकर भी नायक अपने व्यक्तिगत जीवन में अतृप्त की पीड़ा से त्रस्त है। देवसेना के चरणों पर अपना सर्वस्व लुटाने वाले स्कंदगुप्त को देवसेना इसलिए उपलब्ध नहीं हो सकी क्योंकि उसे मालव राज के सम्मान का बड़ा ध्यान था। स्कंदगुप्त आंसू बहाता रह जाता है और स्कंदगुप्त के कारण के करुण छावा से ही नाटक का अंत हो जाता है। यह नाटक का अंत है। स्कंदगुप्त का संघर्ष जो आंतरिक और बाह्य दोनों स्तर पे है, स्कंदगुप्त का एक राजा के रूप में संघर्ष जो आंतरिक और बाह्य दोनों स्तर पे है, यह इस नाटक में दिखाया गया है। उसके और देवसेना के जो समीकरण है, भट्टार्क जैसे लोगों का जो लगातार धोखा देना है, ये सब इस नाटक को बड़ा ग्रिपिंग बनाता है। पर फिर भी भाषा थोड़ी सी ऐसी है जिसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी 5वें अंक में भी 6 दृश्य हैं, मैं पीडीएफ में आप पॉज करके देख सकते हो, बाकी मैं पीडीएफ में इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो स्कंदगुप्त नाटक है उसका सार है, पर मैं कुछ चीजें बताता चलूं क्योंकि एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी था। अनाउंसमेंट क्या है? देखिए, आपने देखा कि स्टडी आईक्यू में लर्निंग फेस्ट चल रहा है, ठीक है, और हमारे जो 2 कोर्सेज हैं, गोल्ड और प्लैटिनम, ठीक है। गोल्ड जो है वो 12,999 में मिल रहा है, जो कभी भी 13,500 से कम पे नहीं था। प्लैटिनम जो वैसे 22,000 का है और 20,000 से कम पे कभी ना मिलता आपको, वो लगभग 17,999 पे मिल रहा है, ठीक है। तो आप अगर इससे जुड़ना चाहते हैं तो एक एक्स्ट्रा फीचर मैं क्या दे रहा हूं आपको, एनसीईआरटी और जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, जो टेस्ट सीरीज है, ये पूरी फ्री मिलेगी आपको, पूरी फ्री मिलेगी। लेकिन आप 28 फरवरी से पहले, 28 फेब से पहले अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करके अगर आप इस बैच से जुड़ते हैं तो आपको मैक्सिमम सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा हिंदी साहित्य के इस वैकल्पिक विषय में। और देखिए, देर न कीजिए, इससे बेहतर कोई वैकल्पिक विषय है नहीं, इससे ज्यादा आपको फायदा जीएस में कोई और दिला पाएगा नहीं। मैं पहले भी इस पर वीडियो बना चुका हूं, प्लीज उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। बहुत से लोग ईमेल आईडी के लिए पूछ रहे थे, तो मेरी ईमेल आईडी है vikas.singh@gmail.com,
studiiq.com। इस पे आप अगर आएंगे तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। मैंने जैसा बताया कि अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे, ठीक है, अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आप देख सकते हैं ये गोल्ड का है। प्लेटिनम में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी है, जैसे ज्ञान भंडार है, रेगुलर आंसर राइटिंग है, एक्सेसिव सुपरलेटिव टेस्ट सीरीज है, वो सभी चीजें आपको इस पे मिल जाएंगी। ध्यान रखना है कि ये जो बैच है 10 मार्च तक इसमें एडमिशन होंगे, उसके बाद इस बैच में एडमिशन खत्म हो जाएंगे। और अगर आप लर्निंग फेस्ट के दौरान इससे जुड़ेंगे तो मैंने डिस्काउंट के बारे में बताया, आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लर्निंग फेस्ट के दौरान जुड़ेंगे, जिसकी डेट यहां पे दी हुई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी मैं इस चैनल पे वीडियोस लाता रहूंगा, हिंदी साहित्य से आपको जोड़ता रहूंगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस प्रकार से हिंदी साहित्य को देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।